हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव भूगोल की जो अमेरिकन विचारधारा है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और जिसमें हमने ग्रिफिथ टेलर के बारे में हमने पढ़ लिया था। और इसी सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम हमारे जो अमेरिकन विचारक हैं कार्ल सावर, उनके बारे में हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। कार्ल सावर, ठीक है। देखिए, कार्ल सावर जो है, इनके सबसे पहले हम जीवनी के बारे में देखते हैं। तो इनका जो जन्म है संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसौरी राज्य के वारिंगटन नगर में हुआ था। यूएसए के मिसौरी राज्य के वारिंगटन नगर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा वो जर्मनी से प्राप्त की थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जर्मनी से। जर्मनी से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने पीएचडी की जो डिग्री है वो कहाँ से ली? शिकागो विश्वविद्यालय से। इस प्रकार से उनकी शिक्षा हुई। उसके बाद हम देखें, उनकी जो प्रथम नियुक्ति है वो मिशिगन विश्वविद्यालय में व्याख्याता के पद पर हुई। प्रथम नियुक्ति, इन्होंने प्रथम जो कार्य किया, उनकी प्रथम नियुक्ति मिशिगन विश्वविद्यालय में एक व्याख्याता के पद पर हुई। मिशिगन विश्वविद्यालय में एक व्याख्याता के पद पर इन्होंने कार्य किया। इस प्रकार से ये उनकी जीवनी है। इनका जन्म है यूएसए के मिसौरी राज्य के वारिंगटन नगर में इनका जन्म हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जर्मनी से प्राप्त की और उनकी जो उच्च शिक्षा हुई वो ही शिकागो विश्वविद्यालय से। उसके बाद उनकी जो प्रथम कार्य किया, जो उन्होंने प्रथम नियुक्ति कहाँ पे हुई? मिशिगन विश्वविद्यालय में एक व्याख्याता के पद पर इन्होंने कार्य किया। उसके बाद हम चलते हैं तो उनका जो चिंतन था, उनके चिंतन पर सर्वाधिक प्रभाव किनका पड़ा? जर्मन भूगोलवेताओं पर। सावर के चिंतन पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? जर्मन विचारकों का। जर्मन विचारकों का इनके चिंतन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, मतलब ये जर्मन विचारधाराओं से सर्वाधिक प्रभावित हुए। उसके बाद हम देखें तो अमेरिका में भूगोल की विभिन्न शाखाओं, सांस्कृतिक भूगोल, दृश्य भूगोल, मानव प्रकृति समायोजन, व्यवहारिक भूगोल आदि का जो विकास करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मतलब कार्ल सावर ने अमेरिका में भूगोलिक जो शाखाएं हैं, भूगोल की विभिन्न शाखाएं, विभिन्न शाखाओं का इसने विकास किया। विभिन्न शाखाओं का विकास, जिसमें कौन कौन सी भूगोल थी? सांस्कृतिक भूगोल, दृश्य भूमि, सांस्कृतिक भूगोल, दृश्य भूमि, सांस्कृतिक भूगोल, दृश्य भूमि तथा व्यवहारिक भूगोल। व्यवहारिक भूगोल, इन सभी का उन्होंने अमेरिका में विकास किया और प्रचार प्रसार इन्होंने किया, ठीक है। तो इनके जो चिंतन था, उनके सावर के चिंतन पर जो सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? जर्मन विचारधारा का या फिर जर्मन विचारकों का इनके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। और इन्होंने अमेरिका में जो विभिन्न भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे सांस्कृतिक भूगोल है, दृश्य भूमि है, व्यवहारिक भूगोल है, इन सभी भूगोल का उन्होंने अमेरिका में विकास किया, स्थापना की और इसका प्रचार प्रसार किया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कार्ल सावर के द्वारा जो रचे गए प्रमुख ग्रंथ है, उस ग्रंथ के बारे में हम बात करते हैं। सावर के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया, उसकी क्या मुख्य भूमिका रही।
तो आगे देखिए, कार्ल सावर ने ही सर्वप्रथम 1925 में क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया। 1925 में कार्ल सावर के द्वारा क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया गया। शब्द का प्रयोग, ठीक है, ये क्वेश्चन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कार्ल सावर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो जिसके बाद में होर्टशॉन ने विशुद्ध व्याख्या की थी। यद्यपि सावर संभववादी विचारक थे। सावर कौन से विचारक थे? एक संभववादी विचारक थे। इसके अलावा उन्होंने संभववादी विचारक होते हुए इन्होंने जो ग्रिफिथ टेलर की जो नवनियतिवादी थी, नवनियतिवाद का भी इन्होंने समर्थन किया था। नवनियतिवाद का भी समर्थन इन्होंने किया, ठीक है। वैसे मूल रूप से तो ये थे संभववादी विचारक, लेकिन उन्होंने ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रस्तुत की गई जो नवनियतिवाद था उसका भी उन्होंने समर्थन किया था। सावर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भूदृश्य की संकल्पना पर अपना शोध पत्र भूदृश्य आकारिकी लिखा। भूदृश्य की संकल्पना उनकी रचना थी, भूदृश्य की संकल्पना, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक पत्र लिखा, भूदृश्य या भूदृश्य आकारिकी, ये उन्होंने लिखा था अमेरिका के अंतर्गत, अमेरिका में, ठीक है। उनके द्वारा अमेरिका में एक ग्रंथ लिखा गया था भूदृश्य की संकल्पना। इस संकल्पना के अंतर्गत इन्होंने एक पत्र का प्रकाशन भी किया था जिसका नाम था भूदृश्य आकारिकी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो सावर ने भूदृश्य या दृश्य भूमि को जर्मन शब्द लैंडस्केप का पर्याय माना, ठीक है। भूदृश्य या दृश्य भूमि को, भूदृश्य को किसका पर्याय माना? लैंडस्केप, और ये क्या है? एक जर्मन शब्द है, इसका उन्होंने पर्याय माना। मतलब भूदृश्य को उन्होंने किसके संबंध में, किसके समकालीन माना? लैंडस्केप के, और लैंडस्केप एक जर्मन शब्द है, ठीक है। तो ये यहाँ से एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि जो भूदृश्य की संकल्पना है ये किसके द्वारा रचित की गई है? कार्ल सावर के द्वारा, और कार्ल सावर ने अपने भूदृश्य की संकल्पना में लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया है जो एक जर्मन शब्द है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो उन्होंने प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक भूदृश्यों में अंतर किया है। सावर ने बताया है कि प्राकृतिक भूदृश्यों का प्रयोग करके या फिर परिवर्तन करके सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया जा सकता है। मतलब प्राकृतिक भूदृश्यों में परिवर्तन करके उन्होंने बताया है कि प्राकृतिक भूदृश्यों में परिवर्तन करके सांस्कृतिक दृश्यों का निर्माण किया जा सकता है। सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। सावर ने बताया है कि प्राकृतिक भूदृश्यों में परिवर्तन करके किन भूदृश्यों का निर्माण किया जा सकता है? सांस्कृतिक भूदृश्यों का, ठीक है। उसके आगे हम देखें, अतः वर्तमान सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन प्राकृतिक भूदृश्यों के विकास के संदर्भ में करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो कार्ल सावर ने प्राचीन काल में मानव एवं वनस्पति के मध्य संबंधों पर कार्य करते हुए सांस्कृतिक हृदय स्थलों की उत्पत्ति की संकल्पना भी उन्होंने प्रस्तुत की है, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं कार्ल सावर के बारे में। उन्हें किसकी रचना की है? मानव वनस्पति के मध्य संबंधों पर चर्चा करते हुए सांस्कृतिक हृदय स्थलों की उत्पत्ति, सांस्कृतिक हृदय स्थलों की उत्पत्ति, ये भी उनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसमें उन्होंने मानव और पर्यावरण के मध्य
मानव और पर्यावरण के मध्य जो संबंध है उन संबंधों का इसने यहाँ पे वर्णन किया है। मानव और पर्यावरण के परस्पर संबंधों का, परस्पर संबंधों का कार्ल सावर ने सांस्कृतिक हृदयस्थलों की उत्पत्ति में वर्णन किया गया है कार्ल सावर के द्वारा। ठीक है, जिस कारण भी उन्होंने इन्हें सांस्कृतिक भूगोल के अग्रणी विचारक माना गया है। मतलब इस कृत्य के कारण इन्होंने इस कृत्य के कारण कार्ल सावर को सांस्कृतिक भूगोल के विचारक, सांस्कृतिक भूगोल के अग्रणी विचारक माना गया है। कौन सी कृति के कारण? सांस्कृतिक भू हृदय स्थलों की उत्पत्ति। उन्होंने ये रचना की थी। इस रचना के अंतर्गत उन्होंने मानव और पर्यावरण के मध्य जो पारस्परिक संबंध है उन संबंधों को बताया और इसी कृति के कारण उन्हें सांस्कृतिक भूगोल का एक अग्रणी विचारक माना गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखें उन्होंने संस्कृति के पारस्परिक हृदय स्थलों के रूप में नील नदी की घाटी, दजला फरात की घाटी, नील नदी घाटी, दजला फरात घाटी, नील नदी घाटी, दजला फरात घाटी तथा सिंधु घाटी यांगत्से घाटी को चिन्हित किया है। सिंधु घाटी और यांगत्से घाटी को भी चिन्हित किया है सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत। मतलब हम कह सकते हैं कि कार्ल सावर है जो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक भूगोल के विचारक माने जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने कार्ल सावर के बारे में हमने पढ़ लिया है और इस प्रकार से इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वह समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।